नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा एक बार फिर छात्रों पर केंद्रित है। ऐसा इसलिए है कि बीपीएससी ने छात्रों के विरोध के बावजूद प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। कोर्ट से भी छात्रों को अंतरिम राहत नहीं मिली। हालांकि छात्रों में आक्रोश अभी भी है। ऐसा लगता है उन्हें कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी। ऐसा क्यों लगता है? आगे छात्रों के भविष्य का क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र जो नाराज थे, उसका क्या होगा? हालांकि सरकार ये आश्वासन दे रही है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, फिर भी छात्रों का शक अभी दूर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा? आगे छात्रों का जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाएगा, कौन सी करवट लेगा और क्या उनकी लड़ाई अब कोई लड़ने वाला है? क्योंकि जो भी पार्टियां, जो भी दल इस लड़ाई में कूदे थे, उनको सफलता हाथ नहीं लगी। तो अब छात्रों के भविष्य को लेकर जो आशंकाएं हैं, जो छात्रों के मन में सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं प्रज्ञेश प्रसून जी, शिक्षाविद हैं और अपना कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। तो ये काफी समय से छात्रों के हितों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बारीकी से उस पर नजर रखे हुए हैं। आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। प्रज्ञेश जी, आपका स्वागत है। ये जो बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है और इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिली, छात्रों में कई छात्रों से मेरी बात हुई है, वो दुखी हैं, उनको लगता है उनकी सुनी नहीं गई। तो इस पर आपको क्या कहना है? क्यों सरकार ने नहीं सुनी और कोर्ट ने भी क्यों सही, माने उनके हिसाब से, छात्रों के हिसाब से उनको लगता है कि उनकी ढंग से नहीं सुनी गई? ऐसा क्या है जो छात्रों में असंतोष है? सर्वप्रथम धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया छात्र हित में। यहाँ पे दो स्टेक होल्डर हैं, एक तो सरकार है, दूसरी आपकी कोर्ट है, जहाँ पे बच्चों के हितों के लिए बातें की जा रही हैं। सरकार और बीपीएससी दोनों का रवैया बिल्कुल ऐसा है कि हम अपने जो रिजल्ट, हमने प्रोसेस जो हमने अडॉप्ट किया है उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। कोर्ट में मामला वाईबी गिरी साहब लेके गए, काफी बच्चे, पहली रिट फाइल हुई थी, उसमें सुनवाई भी हुई। सुनवाई में कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बातें नहीं हुई। मेरा कोई जैसा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वाईबी गिरी साहब, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बट हाँ, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिनमें बहस होनी चाहिए थी। उन पॉइंट से बहस नहीं होने के कारण हमें कोर्ट से इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे छात्रों की टीम, मेरे नेतृत्व में, हम लोगों ने दूसरा रिट फाइल किया है, जिसपे हम सिर्फ तकनीकी मुद्दों पे कोर्ट में बहस करने जा रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी। तो वो जो तकनीकी पहलू है वो क्या है जो आपको लगता है कि नहीं उठाए गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्जामिनेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने, और प्रेडिक्टेबिलिटी हमारे पास आती कहाँ से है? वो आती है विगत वर्षों के प्रश्नों से। सो पिछले 2 वर्षों का जो प्रश्नों का पैटर्न था बीपीएससी का, वो काफी अच्छा हो गया था। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत एनालिटिकल लेवल का था, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑलमोस्ट यूपीएससी लेवल का पेपर था। तो बच्चे उसी पैटर्न की तैयारी कर रहे थे। और इसी बीच में 3-4 महीने पहले चेयरमैन साहब, जो भी करंट चेयरमैन है, उनका एक स्टेटमेंट आया, उनका इस बार भी हमारा पैटर्न वैसा ही रहेगा, सिर्फ हम प्रोसीजर में चेंज करेंगे, मतलब जो प्रक्रिया जी हाँ, होती है, बट बिल्कुल। पैटर्न वही रहेगा। तो बच्चे उसी पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पेपर की परीक्षा ली गई, वो परीक्षा बिल्कुल वन लाइनर, जो ग्रुप डी लेवल का एग्जाम होता है, वैसी परीक्षा ली गई, बिल्कुल फैक्चुअल, नो, पिछले 2 विगत वर्षों के प्रश्नों से कोई तालमेल नहीं था। बच्चे उस दिन काफी शॉकिंग में थे, अरे यार, प्रश्न तो हमसे पूछा कुछ और जाना था, लेकिन पूछा कुछ और गया। और ये मैं आपको रिसेंट एक जजमेंट के बारे में हवाला देना चाहता हूँ। 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, उसके तहत आप बच्चों के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जब कोई प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बच्चों के में एक वैध आकांक्षा बन जाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर, किस तरह का प्रश्न आएंगे, ऐसे आएंगे, प्रक्रिया होगी। एक तो इसका हनन हुआ, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि आयोग का डिस्क्रिप्शन है,
स्वविवेक है किस तरह का प्रश्न पूछेगी। लेकिन अगर यहाँ पे परीक्षा सबों के लिए एक ही दिन में हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो पेपर आसान है टफ है उससे फर्क नहीं पड़ता, सबका रिलेटिव परफॉर्मेंस बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक समझिएगा बहुत ही तकनीकी पर जिसको आज तक किसी ने नहीं उठाया, प्रश्न ये है कि बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चों का सिटिंग हॉल था वहां पे, और वहां पे एक रूम में 273 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। और जैसा कि पटना के डीएम साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हर रूम के लिए हमें 288 क्वेश्चन पेपर चाहिए था, 12-12 के सेट में आता है, तो 288 क्वेश्चन पेपर्स वर नीडेड इन वन सिंगल रूम। और बीपीएससी की तरफ से 192 क्वेश्चन पेपर ही गया, ठीक है। अब 192 क्वेश्चन पेपर गया तो अब एक क्वेश्चन पेपर तो कम हो गए, तो दूसरा पैकेट फाड़ना पड़ा बंडल, ठीक है। अब वो बंडल फाड़ा, उसमें से कुछ प्रयोग हुआ कुछ प्रयोग नहीं हुआ, अब वो खुला हुआ बंडल दूसरे रूम में जा रहा है। तो बच्चों ने इस पर आपत्ति दर्ज की, बोला कि हमारा एसओपी कहता है कि आप जो बंडल का सील एनवेलप का वो हमारे सामने खोलेंगे। यह एसओपी है कि बीपीएससी का जो इतिहास है बहुत काला रहा है, 67वीं का पेपर लीक हुआ है, अनियमितताएं तो बहुत हुई हैं, इसीलिए इससे छात्रों का शक जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि अनियमितताएं हुई। जी 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 बिल्कुल। तो बच्चों को 67वीं का पेपर लीक हुआ है, उसके पहले भी कई बार, अभी रिसेंटली कुछ एयू का जांच चल रही है, तो बच्चों का शक हुआ, बच्चों ने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया कि हमारे रूम में खुला हुआ एनवेलप क्यों आ रहा है, हमारे एसओपी तो कहता है कि हमारे सामने खुलना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि हर रूम से पेपर ले जाके एडजस्ट करना पड़ रहा था तो टाइम लग रहा था। इन दोनों मुद्दों को देखते हुए पेपर तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हो रहा था, प्लस खुला हुआ एनवेलप सील्ड खुला पेपर आ रहा था। वैसे हम बच्चों ने वॉकआउट कर दिया, ठीक है, वॉकआउट हो गया। उसके बाद बीपीएससी ने 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात से सूचित किया कि वहां पे कुछ उपद्रवी बच्चे थे जो वहां पे वॉकआउट कर दिए, और वहां के परीक्षा को जो बाकी बच्चे शांति से परीक्षा दे रहे थे उनको भी उन्होंने परीक्षा नहीं देने दिया, और सेलेक्टिव जिस पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स का उन्होंने फुटेज जारी कर दिया। लेकिन इस बात की जिक्र कहीं नहीं हुई कि बीपीएससी की तरफ से 192 क्वेश्चन ही क्यों गए थे, क्या इसके पीछे कुछ सोची समझी राजनीति थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर अनियमितता थी, आपकी लॉजिस्टिकल इश्यूज था? नहीं, एक जो बच्चों का, जैसे कई बच्चों से मेरी भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना था कि पेपर कम दिए गए, तो एक तो पेपर लीक का डर कि क्या पेपर लीक की साजिश थी, सेकंड क्यों कम आए पेपर, और दूसरी बात है कि उनको ये भी डर था कि बैकडोर से नॉर्मलाइजेशन लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जी, क्योंकि अब एक ही सेंटर की परीक्षा आप लिए, आप जब ये चीजें हुई धांधली या जो भी गड़बड़ियां पाई गई तो आपको सारे सेंटर्स की परीक्षा रद्द करके दोबारा करवानी थी। जी, तो जी, आप एक सेंटर के लिए तो ऑब्वियसली पहले वाले जो दिए हैं फिर बाद वाले जो दिए हैं कुछ तो नॉर्मलाइजेशन करके ही आप उसका। अब इस पे मैं आ रहा हूँ, हाँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया कि आखिर बीपीएससी की तरफ से प्रश्न पत्र कम क्यों गए थे, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करवा के बीपीएससी ने खुद ही इस पे निर्णय दे दिया कि हम री एग्जाम कराएंगे पर्टिकुलरली सिर्फ उस सेंटर का। तो दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए थी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट वाइटल पॉइंट, कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पेपर का पैटर्न इस बार काफी वन लाइनर फैक्चुअल था, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में पेपर काफी बहुत ही वैसे बच्चे पेपर एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सो अब जो 4 जनवरी को री एग्जाम लेने की जो बात की गई, तो वैसे में जो बाकी जो बच्चे 6,000 बच्चे ऑलमोस्ट अपियर हुए थे उनको तो पैटर्न पता चला गया कि पैटर्न तो वन लाइनर है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फैक्चुअल है। हाँ। 20 दिन का समय बहुत होता है वैसे पेपर के लिए तैयार करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे इनसिक्योरिटी बच्चों को ये आया कि 6,000 20,000 21,000 लोगों का प्रीलिम्स रिजल्ट हुआ है, 6,000 बच्चे वहां से परीक्षा दे रहे हैं, उनको पैटर्न पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनका तो स्कोर हमसे ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो आप कंबाइंड मेरिट लिस्ट कैसे पब्लिश करेंगे, ठीक है। ऐसे में तो हमारे राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का हनन हो रहा है, और अवसर की समानता का जो संवैधानिक अधिकार है हमारा उसका हनन है। तो इसी बात को लेके छात्रों का विद्रोह हुआ था, और कि री एग्जाम सबका लिया जाए। और जब बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया तो हम लोगों की जो आशंका थी वो आशंका 100% सही हुआ। जो बच्चे 4 जनवरी को परीक्षा दिए थे उनमें से सिलेक्शन रेशियो 22% है। ओह, हाँ, ठीक है। और जो बच्चे ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो जो पहले दिए हैं 13 तारीख में,
उसमें मैथ 6.5% है। ये तो बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को लेके हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं। अब बात आई कि इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल्कुल रॉ मार्क्स को कंबाइन कर दिया। तो आप हुजूर ये बताइए हमें कि आप जो एक बच्चे को जिनको ऑलरेडी फोर नॉलेज है पैटर्न का, उनको पता है कि अच्छा, सबसे बड़ी बात 13 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर था, आपने 25 क्वेश्चन वहीं से रिपीट कर दिए। ओ तो हाँ, 25 क्वेश्चन आपने वहीं से रिपीट कर दिया हूबहू, ठीक है, थोड़ा बहुत हेर फेर करके। उसके बावजूद आप फिर भी 4 क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर से सेट नहीं करा पाए। आप पूछ रहे हो कि बिहार में से कर्क रेखा इनमें से निम्नलिखित में किन राज्यों में से गुजरती है, और उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिहार से गुजरती थी 25 साल पहले, ठीक है, और आप अभी तक आप मतलब आप बोलते हो हमारे पास ऑल इंडिया एक्सपर्ट लेवल की कमेटी है, हमारे पास टीचर्स है, आप जो क्वेश्चन से सेट नहीं करा पा रहे हैं। आप पूछ रहे हो 2023 की जनगणना के अनुसार, भाई साहब 2023 की जनगणना हुई कहाँ है? कहाँ हुई? ठीक है, तो इन सही मुद्दों को लेके हम लोग गए थे। दूसरी बात यहाँ पे है कि उन्होंने कहा था हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। देखिए, जब कभी भी परीक्षाएं 2 से या 2 से अधिक सेशन में होती हैं, तो ये मान्य वो है प्रक्रिया कि आप रॉ मार्क्स कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, हम रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं हर ग्रुप, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की प्रक्रिया लाई गई है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एक सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि जो बैचेस हो, जैसे जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे या फिर किसी और भी एम्स के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 2 कॉम्परेटिव ग्रुप जो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो दोनों ग्रुप का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, तभी जाके वो एक नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक सांख्यिकी प्रक्रिया है, एक मैथमेटिकल फार्मूला के बेसिस पे हम निकालते हैं। बेसिकली 4 फार्मूले इसके अंतर्गत होते हैं, मैं इसके अंतर्गत नहीं जा रहा हूँ, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मैथमेटिकल फार्मूला, ऐसा नहीं है कि आप अपने मनगढ़ंत कुछ भी कर देंगे। तो उस फार्मूले को सही से फिट बैठने के लिए उसके उस दोनों ग्रुप का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। एक 80,000 है, एक 75,000 हो, या फिर 90,000 हो, 85,000 हो। लेकिन एक ग्रुप तो 3,30,000 का था, दूसरा ग्रुप 6,000 का है, तो यहाँ फार्मूला फिट बैठेगा ही नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग फिट नहीं बैठेगा, और आपने रॉ मार्क्स पे रिजल्ट निकाल के तो ब्लंडर कर दिया आपने। बिल्कुल ठीक है, इसी बात पे हम लोग कोर्ट गए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में 5500 बच्चे एग्जाम दिए थे, ठीक है, और जब यही री एग्जाम हुआ तो लगभग 5,943 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो ये 500 बच्चे बढ़े कौन? क्या किसी को सेलेक्टिव बेनिफिट देने की जब पहुंचाने की आप लोगों की कोशिश थी, या फिर अगर मैं ये भी नहीं मानूं, चलो सेलेक्टिव बेनिफिट नहीं, मैं सिर्फ इस बात को एज्यूम कर लूं क्योंकि 13 तारीख को पैटर्न डिस्क्लोज हो गया कि पेपर तो बहुत सरल पूछा गया है इस बार में, तो बहुत सारे बच्चे, मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूं तो मैं जानता हूं कि एग्जाम का प्रेशर में लोगों को लगता है, लेकिन जब पेपर आसान आया तो बहुत सारे बच्चों के अंदर हिम्मत आ गई, तो 500 बच्चे बढ़ गए। ठीक है, वो पेपर के लोभ में कि पेपर आसान आएगा तैयारी करके। तो एक बात यहां फिर गौर करने वाली है कि 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 3,30,000 बच्चों ने एग्जाम अपीयर हुए, मतलब 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं आए। तो इससे यह सिद्ध होता है जो 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं, उनके मन में डर था कि होता है एग्जाम में एंजाइटी होती है, पेपर टफ आएगा। तो अगर क्या हम जिन 500 बच्चों को जब मौका मिला है आसान पेपर का, क्या उन सबको भी नहीं मिलना चाहिए? इजी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आना था, तो सिर्फ इन 500 क्यों फायदा मिलेगा? सबको मिलना चाहिए। आई बेट अगर दोबारा री एग्जाम सबके लिए हो, कम से कम 50,000 बच्चे बढ़ जाएंगे इस पैटर्न के कारण, क्योंकि आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम ले रहे थे पहले, तो नॉर्मल बच्चे पीछे हट गए, डर लगता है। आप इससे इस पैटर्न पे लोगे तभी, अभी एग्जाम लेकर देख लीजिए आप, 4 लाख से ऊपर बच्चे आप होंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसपे हम लोग हाईकोर्ट गए। तो जो आप लोग कोर्ट गए हैं, तो आप यही 3-4 मुद्दे लेके गए हैं? जी जी बिल्कुल। जो कि एक तो एग्जाम के पैटर्न में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आपने काम किया, पहला। जी। और दूसरा हमारा ये है कि हुजूर आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि आपके यहाँ से पेपर कम गया था, इसके पर आप ही जज बन गए। इट इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। जांच होनी चाहिए, इसको इंडिपेंडेंटली जांच होनी चाहिए थी। ठीक है, बीपीएससी अपने ही एक्ट पे खुद जज बनना, इट इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम बोल रहे थे कि हुजूर दोनों ग्रुप का कंबाइंड मेरिट लिस्ट कैसे पब्लिश करेंगे, और आपने, हमें डर था इसी बात का, क्योंकि पैटर्न डिस्क्लोज हो चुका है, तो इस वाले ग्रुप को बेनिफिट मिलेगा, और एग्जैक्टली रिजल्ट में 22% सिर्फ इस वाले ग्रुप से बच्चे हैं, ओवरऑल सिर्फ 6.5% है। तो हमारा डर तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और चौथी बात कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट थे।
ठीक है, एक ग्रुप को पैटर्न का पता है, आप सिमिलर क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं, ठीक है, इनके पास 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम है, तो कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकालने के लिए आपको कुछ तो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए था। आपने कुछ अडॉप्ट नहीं किया, बिल्कुल आपको सिर्फ रिजल्ट देना है। आप पता नहीं किस जल्दीबाजी में आप हैं, आप कौन सी ऐसी ऐसी जल्दी है आपके अंदर, कुछ यही शक पैदा करता है। जी। तो बिना कोई उन्होंने रॉ मार्क्स पे निकाल दिया, एंड डेफिनेटली हम लोग संजय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर फॉल्टी प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है तो पूरी की पूरी परीक्षा कैंसिल होगी। उन्होंने यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई थी जजेस की, पूरी परीक्षा कैंसिल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो प्रीलिम्स ही है, तो हम पूरा होपफुल, हमें न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है, हम न्यायालय से इस चीज को जीतेंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद प्रसून, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे, और आपकी बातों से लगता है कि छात्रों ने अभी हार नहीं मानी है। जी बिल्कुल, लड़ाई अभी जारी है और बीपीएससी को सुधारना ही होगा। तो कहीं से भी बीपीएससी बरी तो नहीं होता है। जो बातें अभी इन्होंने कही उससे भी शक का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है, और इसकी जांच होनी ही चाहिए। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेता है, लेकिन फिर भी सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। छात्र हित में ये जरूरी है कि जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हों। हाल के दिनों में सरकार बहुत बदनाम हुई है। जो जो भी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं उनमें बहुत सारी धांधलियां हुई हैं, बहुत सारे झोल पाए गए हैं, और मेरे ख्याल से अब ये सही समय है कदम उठाने का। सरकार सख्त कदम उठाए और इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो छात्रों का आक्रोश और बढ़ेगा या आंदोलन और भी तगड़ा हो सकता है, और इसके लिए दोषी सरकार ही होगी। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।